सवाल है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है, क्योंकि हम एक का ज्ञान, लॉ ऑफ वन, सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं। जवाब है, क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह, जितने भी लोग इन सेशंस को सुन रहे हैं, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, हम उनके दिलों को, उनको, उनके परिवारों को, उनके घरों को, जिनकी वो वेल विश करते हैं, उनको उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उनके चारों ओर उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं, क्योंकि लॉ एक है। एक और किसी भी थॉट फॉर्म या एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। ठीक है। तो डॉन जो है वो पहले तो कार्ला के बारे में पूछता है और वो कहता है कि क्या हम इसे साइकिक अटैक से बचाने के लिए, क्योंकि अभी सेशन से पहले इसके ऊपर एक अटैक हुआ था, तो इसको साइकिक अटैक से बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो रा कहता है हाँ। तो डॉन कहता है क्या? तो रा कहता है ये सेशन तो मत करो। रा कहता है, हाँ, रा कहता है कि तुम चाहो तो ये सेशन रोक सकते हो। ये इसने एक बार पहले भी बोला था कि तुम सेशन ही रोक दो, अटैक ही रुक जाएंगे। तो डॉन कहता है कि क्या इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते? तो वो कहता है कि तो दैट इज द ओनली थिंग यू कुड डू व्हिच यू आर नॉट। हाँ बोलिए पा, ये आप ही बताइए। हाँ, तो यहाँ पे वो बोलता है कि क्या यही कर सकते हैं हम, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो रा कहता है, दैट इज द ओनली थिंग यू कुड डू विच यू आर नॉट ऑलरेडी अटेम्प्टिंग विद अ होल हार्ट। तो वो कह रहे हैं कि ये ही तुम एक चीज कर सकते हो इस सिनेरियो के अंदर, अगर तुम कोई भी काम अपने पूरे दिल से ना करो तो। मतलब अगर तुम्हारा दिल नहीं है पूरे दिल से करने का इस काम को, तो मत करो, कोई बात नहीं, अटैक भी रुक जाएगी। नहीं नहीं, वो कह रहा है कि तुम लोग ये सेशन ना करो, ऐसा करना नहीं चाहते, सच्चे दिल से नहीं करना चाहते, लेकिन वही चीज कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो वो ये कह रहा है। तेरी आपकी बात ने तो और कंफ्यूज कर दिया। अब पढ़ो ना क्या लिखा है। मुझे ऐसा लगा, अगर मैं गलत हूं तो हाँ, आप मुझे करेक्ट कर। नहीं, गलत और सही तो कुछ नहीं होता, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। वो यही कह रहा है कि ये इस सिनेरियो के अंदर तुम यही काम कर सकते हो, जो कि अगर तुम पूरे दिल से ना करना चाहो तो इसको रोक सकते हो। बेसिकली इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है। सत्यानाश। ठीक है। तो सॉरी, मैं वो इंजेक्शन खोल रही थी और वो टूट गया। सो डॉन कहता है कि मेरे 3 सवाल हैं जो कार्ला ने मुझसे कहा था पूछने के लिए, तो पहले मैं उसके बारे में पूछ लेता हूँ। अम, कार्ला को दोबारा हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी, तो पिछले बार से आने वाले एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं हॉस्पिटल एक्सपीरियंस को? तो रा कहता है, ऑल वॉज डन वेल विद वन एक्सेप्शन। द इंस्ट्रूमेंट वॉज इंस्ट्रक्टेड टू स्पेंड स्पेस टाइम कंtemplating itself as the creator. This done in more determined fashion would be beneficial at times when the mind complex is weakened by severe assaults upon the distortion of the body complex towards pain. There is no necessity for negative thought forms regardless of pain distortions. तो वो कह रहा है कि देखो, तुमने काफी सारी चीजें तो कर ली हैं, मतलब जो अभी इसका जो नेक्स्ट इसको दोबारा जाना है ना हॉस्पिटल, कह रहे काफी सारी चीजें तुम कर चुके हो, केवल एक चीज है जो कि अभी भी मिसिंग है थोड़ी सी। कह रहे कि हमने इसको बताया था कि अपना थोड़ा सा ना बैठे अकेले और अपने आप को रचयिता मानना शुरू कर दे। अभी भी ये रचयिता को वो कर रही है कि ये रचयिता मैं, मतलब जैसे होता है ना, भक्ति में लगी हुई है। कह रहे भक्ति में नहीं, उसको ये बोलो कि अपने आप को रचयिता मानना शुरू कर दे। अब धीरे धीरे जैसे ये करती जाएगी ना, तो इसके ऊपर और बेटर असर होता चला जाएगा इसका। कह रहे कि ये क्या कहते हैं, काफी डिटर्मिन्ड फैशन, मतलब वो कह रहे कि इसको जैसे होता है ना एक इच्छा शक्ति के हिसाब से, कह रहे बहुत तरीके से किया जाता है कि अपने आप बैठो अकेले, अपने आप को समझो, ये सारी चीजें। कह रहे और ये बहुत ज्यादा तुम्हारे बेनिफिट के लिए रहेगा, क्योंकि इसलिए ये जो कार्ला है ना, इसके जो दिमाग पे इस वक्त जो इतने
इतने वो हुए हैं, क्या कहते हैं, असॉल्ट को क्या कहेंगे मैम, इतने हमले हुए। हाँ इतने हमले हुए हैं इसके, ये दिमागी रूप से इतने हमले हुए हैं इसके ऊपर। इसको तुम कह रहे हो ना दर्द, इसके शरीर में जो दर्द होता है, कह रहे हो वो दर्द की वजह से उसके दिमाग पे भी तो असर पड़ रहा है ना, वहां पर भी तो हमले हुए हैं ना। कह रहे किसी भी नेगेटिव एंटिटी की जरूरत नहीं है इसके आसपास, ठीक है ना, कार्ला को। कह रहे कि ये क्या कहते हैं ये केवल जो दर्द होता है ना, अगर कोई नेगेटिव एंटिटी आएगी तो तुम्हें जो दर्द होता है ना, कह रहे उसकी वजह से इसको हल्की सी दिक्कत हो रही है, और उसका हमला एक्चुअली में जाके दिमाग पे हुआ है, क्योंकि दर्द हो रहा है, दिमाग तो कहेगा कि हाँ दर्द हो रहा है, तो दिमाग को तो पता चलेगा ही ना। कह रहे इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको। फिर वो कहता है द एलिमिनेशन ऑफ सच क्रिएट्स द लैक ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर negative elementals and other negative entities to use these thought forms to create the worsening of the mind complex deviation from the normal distortion of cheerfulness anxiety। वो कह रहा है कि अगर ये इस तरीके से सोचने लग गई कि अपने आप को ही रचयिता मान के वैसा बनने की कोशिश करना शुरू कर देगी, मतलब रचयिता बनने की कोशिश शुरू कर देगी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये जो नेगेटिव एंटिटीज हैं ये इसके आसपास आना बंद कर देंगी, और इस तरीके की जो सोच है ना नेगेटिव वाली, कह रहे वो भी क्या कहते हैं दूर चली जाएगी इससे, क्योंकि ये उस डायरेक्शन में फिर जाएगी नहीं, क्योंकि दर्द 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 सोचती रहेगी तो ऐसे फिर वो और ज्यादा करता रहेगा। मतलब जितना ये सोचती जाएगी कि भाई मेरे दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है, तो ओरायन कहेगा हाँ हाँ मजा आ रहा है ना, तो वो और करेगा फिर उस काम को। यार तो इसीलिए उसको बोलना है कि जब वो रचयिता की डायरेक्शन में सोचने लग जाएगी ना, तो धीरे धीरे ये इस पार्ट से नेगेटिव वाले पाथ से हट जाएगी, और धीरे धीरे खुशी वाले और उस वाले रास्ते पर आना शुरू कर देगी, और ये जितनी भी दिक्कतें है ना ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो डॉन कहता है कि कार्ला ये भी जानना चाहती है कि आपके साथ जो बातचीत में जो ट्यूनिंग हो रही है, फाइन ट्यूनिंग जो है, उसको क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है? बेसिकली फाइन ट्यूनिंग का मतलब है कि रा की बात कार्ला ठीक से सुने, समझे और ठीक से बोल सके बिना किसी नेटवर्क इशू के। जैसे होता है ना, फोन पे बात कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो उस फाइन ट्यूनिंग की बात कर रही है। तो वो कहता है दैट विच हैज बीन स्टेटेड इन रिगार्ड टू द लेटर क्वेश्चन विल सफाइस टू द पॉइंट द वे फॉर द प्रेजेंट क्वेरी। तो वो कह रहा है कि ये जो तुमने बाद में जो सवाल किया है ना कि भाई हम क्या कहते हैं इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब जो इससे पिछले वाला जो सवाल था ना, उसने कहा था कि अगर ये अपने आप के ऊपर रचयिता वाला काम करना शुरू कर देगी ना, कह रहे तो धीरे धीरे ये जो तुमने अभी सवाल पूछा है ना, कह रहे इसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाएगी कि हाँ तुम्हारा कॉन्टैक्ट हमारे साथ बेहतर होता चला जाएगा। ओके, पर मेरे को एक बात बताओ, खुद को इंसान क्रिएटर कैसे समझता है? क्यों नहीं समझ सकता? आप हर जो सोच आपकी चल रही है उससे कुछ ना कुछ तो क्रिएट ही कर रहे हो। क्रिएटर भी तो अपनी सोच से ही सब कुछ क्रिएट कर रहा है, तो आप में और क्रिएटर में डिफरेंस क्या हुआ? वो बात और है, आप उसे भगवान मान के बैठ जाओ, वो भगवान नहीं है, वो तो बिल्कुल आपका भाई है। आपको तो गले लगना है, उसके पैरों में थोड़ा ना गिरना है। हम्म। सोच समझ के देखो, कोई कोई भगवान क्यों चाहेगा कि मेरे बच्चे मेरे पैरों में गिरे रहे? वो तो ये कहेगा बात ना कि मेरे सही बच्चे मेरी है, गोद में लेकिन गोद थोड़ा गोद में रहे। बात सही है, लेकिन थोड़ा सा ये समझाओ कि जब वो कहता है कि कार्ला खुद को क्रिएटर माने, तो उसका क्या मतलब है कि हाँ, कार्ला क्या करे? कार्ला रचयिता की तरह सोचना शुरू कर दे कि क्रिएशन कितनी ब्यूटीफुल है, कितने प्यार से बनी है, किस तरीके से बनी है, उस तरीके की डायरेक्शन में सोचना शुरू करे, आ, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे कि भाई ये पूरा यूनिवर्स फंक्शन कैसे करता है। धीरे धीरे जैसे उसको समझ में आएगा, उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती जाएगी, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पाथ से हटके इन चीज़ों के अंदर उसका ध्यान चला जाएगा, और जब इन चीज़ों के अंदर ध्यान चला जाएगा तो वो रचयिता की तरह सोचना शुरू कर देगी और ठीक हो जाएगी। ये उसको कर ही नहीं पाएंगे अटैक, क्योंकि वो तो सोच ही उस अच्छा डायरेक्शन में रही है। अगर ये दर्द दर्द चिल्लाती रहेगी तो फिर वो और दर्द देगा तुम्हें। अच्छा। तो फिर डॉन कहता है कि वो ये जानना चाहती है कि कुछ दिन पहले, काफी दिन पहले उसका हार्ट रेट 115 पर मिनट चला गया था और उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। क्या ये भी कोई ओरायन का अटैक था? तो रा कहता है ऑल्दो दिस एक्सपीरियंस वाज एनर्जाइज्ड बाय द ओराइन ग्रुप, द इवेंट्स मेंशन्ड एज वेल एज अदर मोर सीरियस वर प्रॉक्सिमली कॉज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ सर्टेन फूड स्टफ्स इन व्हाट यू कॉल योर टैबलेट फॉर्म। कह रहा है कि ये जो हालांकि जो तुम कह रहे हो ना कि हाँ 115 क्या कहते हैं मिनट, मतलब इसकी जो हार्ट बीट है, वो हार्ट रेट है, वो पहुंच गया था 115 पर मिनट पे। कह रहा है कि हालांकि ये
स्टार्ट तो ये एक्सपीरियंस, ये जो अनुभव है ये दिया तो ओरायन नहीं था इसको, ठीक है, ये चीज अनुभव ओरायन नहीं कराई है। कह रहे लेकिन ये सारी चीजें हुई इस वजह से क्योंकि इसने जो खाया ना, खाने में जो टैबलेट खाई है, कह रहे उस टैबलेट की वजह से इसका एकदम से हार्ट रेट ऊपर हो गया। तो इसने कोई दवाई खाई होगी, उस वजह से इसका हार्ट रेट ऊपर चला गया। कौन सी टैबलेट खाई थी ये? अब मैम मेरे को क्या पता कौन सी टैबलेट खाई थी, यहाँ अरे पे नाम ये थोड़ी ना लिखा सवाल है है। डॉन का। अच्छा, ओके। तो वो कहता है वी एग्जामिन दिस क्वेरी फॉर द लॉ ऑफ कंफ्यूजन एंड फाइंड आवरसेल्व्स क्लोज टू द बाउंड्री बट एक्सेप्टेबली सो। कह रहा है कि ये जो तुमने सवाल पूछा है ना कि कौन सी टैबलेट खाई है क्या है, कह रहा है ये आज़ादी का उल्लंघन कर सकता है और इस वक्त हम बिल्कुल आज़ादी के उल्लंघन की बाउंड्री पे खड़े हुए हैं कि हमसे उल्लंघन ना हो जाए। कह रहा है लेकिन फिर भी हम इसे एक्सेप्ट करके उतना ही जवाब देंगे जितना हम दे सकते हैं। कह द सब्सटेंस विच कॉज द बॉडीली रिएक्शन ऑफ द हार्ट बीट वॉज कॉल्ड पिट्यूटोन। अच्छा, by those which manufacture it, that which cause the difficulty which seem to be cramping of the lower abdominal musculature but was in fact more organic in nature was a substance called flintone. क्या कह रहा है यहाँ पे ये? The substance which caused the bodily reaction of the heartbeat was called pituitone. Pituitone, ठीक है. That which caused the difficulty which seemed to be cramping up in the lower abdominal muscular was of a more organic. अच्छा, अच्छा। तो वो कह रहे हैं देखो जिस चीज ने इसका हार्ट बीट बढ़ाई एकदम से तेज की, कह रहा है उस दवाई का नाम है पिटुइटोन। जो इस जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो इसको इसके अंदर एक एक केमिकल है जिसको बोलते हैं पिटुइटोन। कह रहा है उसकी वजह से हुआ ये। कह रहा है और जो इसके पेट में जो क्रैम्प पड़ने शुरू हुए ना, पेट के मतलब लोअर एब्डोमेन की तरफ जो क्रैम्प पड़ने शुरू हुए, मतलब दर्द होना शुरू हुआ, कह मरोड़ रहा है उठने वो जो शुरू हुए। इसने, हाँ हाँ, मरोड़ उठने शुरू हुए। कह रहे वो इस वजह से हुए क्योंकि इसने एक और कहते केमिकल सब्सटेंस लिया था जिसका नाम है स्लीपेंटोन। कह रहे वो हालांकि वो स्प्लीन टोन। ऑर्गेनिक है, हाँ, स्प्लीन टोन, सॉरी। तो वो कह रहे हैं कि स्प्लीन टोन करके ये केमिकल है, इसने वो लिया। हालांकि ये केमिकल जो है ना ये ऑर्गेनिक है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से इसके पेट में वो तोड़ मरोड़ जो भी मैम कह रही है वो हो गया। कह रहा है दिस इंस्ट्रूमेंट हैज अ फिजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बैलेंसेज विच अफोर्डेड फिजिकल एग्जिस्टेंस। एक मिनट, the physical body complex of complicated balances which afforded physical existence. Were the view taken that certain functional chemicals found in the healthy, as you call it, body complex are lacking in this one and therefore simply must be replenished, the intake of the many substances which this instrument began would be appropriate. However, this particular physical vehicle has for approximately 25 of years been vital due to the spirit, the mind, and the will being harmoniously dedicated to fulfilling the service to चोज टू ऑफर। कह रहे देखो इसका जो शरीर है ना, मतलब कार्ला का जो शरीर है, ये इसके जो 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 संतुलन है इसके शरीर शारीरिक रूप से, वो कह रहा है, कह रहे जिस तरीके का इसका शरीर है ना, कह रहा है उसके हिसाब से इसका संतुलन है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इतना इतना आसान नहीं है इस तरीके के शरीर को बैलेंस करना, क्योंकि बहुत पतली दुबली सी थी ये। ठीक है, अब देखोगे तो अब तो बहुत अब जब ये मरी थी लास्ट तब तो बहुत मोटी हो गई थी ये, लेकिन वास्तविकता में ये बिल्कुल एकदम बहुत पतली दुबली सी थी। कह रहे कि इसके शरीर को चलाने के लिए जो क्या कहते हैं केमिकल की जरूरत है ना, वो एक हेल्दी बॉडी के अंदर होने तो चाहिए, मतलब होने तो चाहिए। कह रहे लेकिन इसके केस में वो है नहीं इसके अंदर। कह रहे इसीलिए इसको इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है ताकि वो इस ऊर्जा को मेंटेन कर सके, शारीरिक ऊर्जा को मेंटेन कर सके। कह रहे लेकिन हम तुम्हें ये भी बता दें हालांकि कि ये जो 25 साल जो इसने अपनी जिंदगी ऐसे निकाल दी है ना, कह रहे ये इस वजह से ठीक ठाक निकाल पाई है क्योंकि ये जो इसकी इच्छा है ना, आत्मा दिमाग, और इसकी जो इच्छा है दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलने के लिए अपने आप को ऑफर कर देना, कह रहा उस वजह से ये इतनी खींच के आ गई, वरना तो इसके शरीर के जिस हिसाब से इसकी तबीयत कॉम्प्लिकेटेड है, कह रहे उस हिसाब से चल नहीं पाती है उतना। ये तो इसकी इच्छा शक्ति, दूसरों की सेवा का रास्ता, कह रहे वो लेके आ गया इसको। फिर वो कह रहा है देयर फॉर फिजिकल हीलिंग टेक्निक्स आर इनअप्रोप्रिएट वेयर एज मेंटल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स आर बेनिफिशियल। कह रहे इसलिए हम कह रहे हैं शारीरिक रूप पे तुम इसकी कितनी भी इसकी वो करवा लो, तुम दवाइयाँ और ये सारी चीजें करा लो, कह रहा है उससे ज्यादा बेहतर तो ये है कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे जो हीलिंग की जो टेक्निक्स होती हैं उसका इस्तेमाल करेगी ना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे इसके लिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की साइड में है। इस तरीके की दवाइयाँ वगैरह ज्यादा लंबे समय तक इसको फायदा नहीं दे पाएंगे।
नहीं, बेसिकली वजह ये है कि ये जो दवाइयाँ अमेरिका में खाते हैं, बनाते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, जो आपके शरीर को ठीक नहीं करते, बल्कि बीमारी के निशान को दबाते हैं और आपके शरीर को साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो वो दवाइयाँ करने के बजाय अगर नेचुरल हीलिंग, एनर्जी हीलिंग टेक्निक्स करे, तो वो बेटर होगा, ये कहा रहा ने, क्योंकि मेंटल और इमोशनल लेवल पे जब कोई परेशानी होती है, तभी कोई फिजिकल बीमारी आती है। ये तो वो पहले भी समझा चुका है, मैं भी समझा चुकी हूँ। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है, वो बीमार होती है, तो उसकी उसके पीछे उसकी मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी क्या चल रही है, क्यों चल रही है, जिसकी वजह से उसको फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है। जब वो हीलिंग मोड में जाके उसके रेनबो बॉडी में उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, मेंटल बॉडी में या येलो बॉडी में, तब जाके उसकी फिजिकल ठीक होगी। तो ये दवाइयां खाना अच्छा नहीं है, ये बोला उसने। तो हाँ, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो फिर डॉन कहता है, इज देयर एनी टेक्निक व्हिच वी कुड डू दैट वी हैव नॉट बीन डूइंग दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो कहता है डॉन के, क्या ऐसा कोई तरीका है जो शायद हमने अब तक नहीं किया और वो करने से कार्ला को ज्यादा मदद मिलेगी? तो उसके बारे में भी बता दो। मैम आप ये आंसर लोगे, मुझे 10-15 मिनट देना प्लीज़। आप सेशन ऑन रखना, आप प्लीज़ ले लो। मेरे को एक 15 मिनट के लिए थोड़ा-सा जी जी कुछ जी, काम है। जरूर जरूर। जी जी। तो रा कहता है कि facetiousness too. We might suggest without facetiousness too. अभी facetiousness क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली वो कह रहा है कि हम तुम्हें दो तरीके बताते हैं। पहला तो ये, possibly further ingestion of this group of foodstuffs. First, let the instrument remove the possibility of further ingestion of this group of foodstuffs. पहली बात तो कार्ला को इस तरह की दवाइयां देना बंद करो। जो दवाई उन लोगों ने दी है ना, जो केमिकल दवाइयां, एलोपैथिक टैबलेट्स वो खा रही है, पहले तो वो चीजें बंद करो। दूसरा, each of the group may become aware of the will to a greater extent. We cannot instruct upon this, but merely indicate, as we have previously, that it is a vital key to the evolution of the mind body spirit complex. आपके ग्रुप में आप तीनों जो हो, उन्हें इसकी ये दृढ़ शक्ति या आत्म शक्ति या इसकी जो इच्छा शक्ति है, ये सब जो है, इसे ढंग से ठीक से समझो, और क्यों है, कैसे है, इसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक यही चाबी है उसकी सेहत की। तो जब वो मतलब तेज होगी और दृढ़ होगी और उसको आप ठीक से समझोगे, तो उसके हिसाब से आपकी शारीरिक अस्तित्व को और हर तरीके से, दिमागी तौर से भी शक्ति मिलेगी। फिर डॉन कहता है कि ठीक है, अब मैं लोगोस के बारे में जो हम लोग पिछले सेशन में बात कर रहे थे, अब मेरे सवाल उस तरफ ले जाता हूँ और उस बारे में बात करना चाहता हूँ। लोगोस ने हमारे, back to the plan of this logos for its creation and examine the philosophical basis, that is the foundation for what was created in this local creation and the philosophy or the plan for experience. जो सूर्य ने हमारी धरती बनाई, इसको बनाने का उसका ध्याय क्या था, ध्येय कहते हैं या ध्याय कहते हैं, ध्येय क्या था, मतलब कि उसका मकसद क्या था, और उसके पीछे उसका आध्यात्मिक मूल क्या था, और उसने ये जो बनाया धरती के ऊपर, उसके अनुभव के पीछे क्या उसकी मंशा थी या आध्यात्मिक वजह उसके पीछे क्या थी, जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं वो बता रही हूँ। तो I am assuming that I am correct in stating that the foundation for this, as we have stated many times before, is the first distortion. After that, what was the plan in a philosophical sense? तो मैं ये मान रहा हूं कि बेसिकली हर चीज के पीछे जो वजह होती है, वो होती है क्रिएटर का अनुभव, लेकिन बेसिकली फ्री विल होती है कि ये उन
उन एंटिटीज की फ्री विल थी, जिसकी वजह से सेकंड डेंसिटी में उन लोगों ने जो फ्री विल के हिसाब से चुना उनको वो मिला। थर्ड डेंसिटी के लोगों ने, उन्होंने अपने फ्री विल के हिसाब से अपनी जिंदगी जी और आगे बढ़े। लेकिन ये फ्री विल तो समझ में आया, लेकिन इस फ्री विल के अंदर या उसके बाद उसको लेकर ईश्वर का या आध्यात्मिक प्लान क्या था। तो रा बोला कि तुमने जो सवाल किया है उसमें कुछ चीजें तुमने नहीं पूछी, जो जरूरी बात थी वो तो तुम्हारे सवाल में रह गई, तो इसलिए हम सवाल का जवाब नहीं दे सकते। क्या हम तुम्हारे धरती के बारे में बात कर रहे हैं या तुम्हारे सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ दिस पर्टिकुलर लोगोस। तो लोगोस मेरे ख्याल से सूर्य होता है ना, तो धरती जो है वो सब लोगो है, और धरती पे रहने वाले हम सब लोगों हैं। तो डॉन कहता है हाँ सही कह रहे हो, आई एम आस्किंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सब लोगोस, आवर सन, in creating the experience of its planetary system and those sub logoi of it। तो डॉन कहता है जो मेन लोगोस है उसने हमारे सूर्य को बनाया, सब लोगोस को। रिस्पेक्ट टू हाँ, हमारी धरती के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे सूर्य के बारे में बात कर रहा हूँ, और इनको बनाने में जो अनुभव था, एक्सपीरियंस ऑफ इट्स प्लैनेटरी सिस्टम एंड दोज सब लोगोई ऑफ इट, हमारे धरती के आसपास जितने बाकी के ग्रह हैं, उनके ऊपर रहने वाले जितने लोग हैं, इस पूरे सोलर सिस्टम को बनाने में क्रिएटर का क्या अनुभव था, उसकी क्या फिलॉसफी थी, उसकी क्या मंशा थी, मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूं हमारी धरती से रिलेटेड। तो रा कहता है कि हाँ, अब तुमने सही सवाल पूछा और इसमें कुछ दम है। We shall begin by turning to an observation of a series of concept complexes of which you are familiar as the tarot। तो हम एक काम करते हैं, तुम्हें टैरो के बारे में पता है, उसका ज्ञान है, तो हम उसकी कुछ बातों के जरिए तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। Philosophy was to create a foundation, first of mind, then of body, and then of spiritual complex। जो आध्यात्मिक वजह थी या सोच थी इसके पीछे तुम्हारी धरती को या ग्रहों को या उसके ऊपर लोगों को बनाने की, तो उसके पीछे जो मकसद था, पहले तो था उसकी नींव बनाना। नींव पहले दिमाग की, फिर शरीर की, और फिर आध्यात्म की, तुम्हारे सोल की, स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स की। those concept complexes you call the tarot lie then in 3 groups of 7: the mind cycle 1 through 7, the physical cycle 8 through 14, and the spiritual cycle 15 through 21। the last concept cycle may best be termed the choice। तो ये जो टैरो के जो कार्ड्स होते हैं 22 मेजर आर्काना, और उनके अंदर जो आर्किटाइप बताए गए हैं ना, पहले उसने मैजिशियन आर्किटाइप, फूल आर्किटाइप बताया था, अगर आपको याद होगा। तो वो जो आर्किटाइप माइंड के बताए गए हैं उस टैरो में, अगर वो झूठे हैं तो इन्हें 3 हिस्सों में बांटो। पहले 7 पत्ते या 7 जो कॉन्सेप्ट हैं आर्किटिपिकल माइंड के, वो है दिमाग का साइकिल, कि दिमाग कैसे बढ़ता है, बनता है, आगे बढ़ता है। दूसरा है शारीरिक या भौतिक, कि वो कैसे आगे बढ़ता है, मतलब भौतिक जिंदगी। 8 से लेके 14 तक है आपका स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स, मतलब के सॉरी, माइंड साइकिल 1 through 7
physical complex cycle 8 to 14, the spiritual complex cycle 15 through 21. तो 15 से लेके 21 तक तुम्हारे हो गए तुम्हारी आत्मा से जो ताल्लुक रखता है, आत्मा की बढ़ोतरी, चेतना का विस्तार, वो सब इन कार्ड्स में तुम्हें दिखेगा 15 से 21 तक। और लास्ट के जो कार्ड्स हैं वो सबसे बेहतर कॉम्प्लेक्स है, मतलब इकट्ठा किया हुआ एक ग्रुप है जो जो तुम फ्री विल जिसको बोलते हो, चॉइस जिसको बोलते हो, ये उसमें सबसे बेहतर नजर आता है। Upon the foundation of transformation of each complex, with free will, guided by the root concepts offered in these cycles, upon the foundation of transformation of each complex, with free will guided by the root concepts offered in these cycles, the logos offered this density, the basic architecture of a building and constructing and synthesizing of data culminating in the choice. जब इन माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की नींव रखी गई और तुम्हारे धरती पे रहने वाले लोगों की और बाकी ग्रहों पे, तो तुम्हारी जो फ्री विल है उसको इन 3 साइकिल्स जो हैं, जैसे माइंड बॉडी स्पिरिट साइकिल्स जो हैं, जो 0 से 7, 8 से 14 और 15 से 21 के जो साइकिल्स हैं, इनके साइकिल्स में फ्री विल को एक दिशा दी गई और लोगोस ने बेसिकली एक बेसिक प्लान बनाया कि किस तरह से करना है, उसे किस तरह से बनाना है। मतलब जब आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो पहले उसका प्लान बनाते हो, आर्किटेक्चरल प्लान बनाते हो। आर्किटेक्चरल प्लान बनाने से पहले वो आपके दिमाग में होता है, आप उसे सोचते हो, क्रिएट करते हो अपने दिमाग में, फिर उसे पेपर पे बनाते हो। पेपर पे बनाने के बाद फिर आप उसको खड़ा करते हो, बिल्डिंग खड़ी करते हो। लेकिन बिल्डिंग ऐसे ही तो खड़ी नहीं हो जाती, उसकी नींव बनानी पड़ती है, तो आप उसकी नींव बनाते हो। Teams, y'all could easily join the YouTube now. I think that would be better if and helpful if that is possible for you. Okay, so ये जो होता है, ये जो नींव बनाना होता है, और तुम्हारे दिमाग के ख्याल, तुमने पेपर पे जो बनाया, तुमने जो बिल्डिंग को खड़ा किया, उसकी नींव डाली, तब जाके ये पूरा होता है। मतलब तुमने कमरा कहाँ बनाया, रसोई कहाँ बनाई, घर कहाँ बनाया, बाथरूम कहाँ बनाया, पेड़ कहाँ लगाने हैं, गाड़ियां कहाँ खड़ी करनी है, ये सब जो पूरा एक साथ इसको इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं तुम्हारी चॉइस। मतलब अगर तुम मन में सोच रहे हो कि मुझे हॉलिडे पे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरह का अनुभव चाहिए मुझे हॉलिडे पे, मुझे शांति चाहिए, मुझे वहां जाके किताबें पढ़नी है, मुझे वहां जाके थोड़ा बहुत काम भी करना है, मुझे वहां जाके थोड़ा सा कुदरत की ताजी हवा और उसका क्या कहते हैं, मजा भी लेना है। ये आपके दिमाग में था। उसके बाद आपने अपनी टिकट बुक की, होटल्स बुक किए, जो भी है, जहां पर भी आपने डिसाइड किया कि मुझे जाना कहाँ है, कौन सी जगह सही रहेगी। उसके बाद आपने अपनी तैयारी की, बुकिंग की। उसके बाद आपने अपना बैग वगैरह पैक किया उसके हिसाब से कि आप किस जगह जा रहे हो। ठंडी की जगह जा रहे हो तो शॉल रखी, बीच की जगह जा रहे हो तो बिकिनी रखी। उसके बाद आपने जब वक्त आया तो आप अपना सूटकेस लेके आप उस ट्रैवल पे निकले। ये पूरा सब कुछ घुला मिला होता है, कोई चीज एक दूसरे से अलग नहीं होती। इसी तरह हमारी जो आत्मा है, या हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है, या हमारी जो चेतना का विस्तार है, वो इन सारी चीजों को दिमागी, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पे हर पल को पूरी तरह से सही तरीके से जीना, अपनी मर्जी के हिसाब से आपने चुनना कि आपने क्या चुनाव किया, उसको बोला जाता है। ये उस तरह से है। आई होप आई हैव नॉट कंफ्यूज्ड यू फर्दर। तो ये जो चॉइस थी कि तुम लोग ऐसा करो
ये क्रिएटर की मंशा थी या तुम्हारे लोगोस की मंशा थी कि तुम लोग ऐसा करना सीखो, क्योंकि इस वजह से उसने ये धरती या ये माया जाल और ये सब कुछ ऐसा बनाया। तो फिर एम आई क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज मुझे अभी पूछ लो। नहीं मैम, सही एक्सप्लेनेशन है, आप चलो, बहुत बढ़िया है। ठीक है। सुनीता चोपड़ा कह रही है दिल्ली से हूं मैं, तो आप आएंगे तो मिलेंगे। सुनीता, मुझे पर्सनली मैसेज करना, हम लोग जब जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे या आपसे बात कर लेंगे फोन पे। फिर डॉन कहता है देन फॉर मी टू कंडेंस योर स्टेटमेंट आई सी इट मीनिंग दैट देयर आर 7 बेसिक फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस फॉर मेंटल एक्सपीरियंस। तो आपकी बात को अगर मैं इकट्ठा करूं तो मुझे ये मतलब समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज के 7 मूल आधार होते हैं, आध्यात्मिक तरीके पे भी, शारीरिक तरीके पे भी, और क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, मेंटल तरीके पे, शारीरिक तरीके पे और आध्यात्मिक तरीके पे। एंड दैट दीज प्रोड्यूस द पोलराइजेशन दैट वी एक्सपीरियंस समटाइम ड्यूरिंग द थर्ड डेंसिटी साइकिल। और ये हमारे जो होते हैं ना तीनों, ये जो मूल आधार होते हैं जिसपे हमारी जिंदगी चलती है, हमारी जिंदगी में ये तीनों चीजें एक रेल की पटरी की तरह सब साथ में चलती हैं। तो इनको इकट्ठा करके तब जाके हम अपनी जिंदगी को सही तरफ या गलत तरफ मोड़ते हैं इस तीसरी घनिष्ठता में। शायद मैं बहुत ही बेसिक और हल्के तरीके से या ठीक से अपनी बात को कह नहीं पाया। आपको शायद घटिया लगेगा या बेवकूफी सी लगेगी, लेकिन क्या मैं सच्चाई से कुछ भी करीब हूं? तो रा कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो जो तुमने हमारी बात को अपने तरीके से कहा या उसको समझा। You are correct in that you perceive the content of a prior statement with accuracy. बिल्कुल सही समझा तुमने। You are incorrect in that you have no mention of the, shall we say, location of all of these concept complexes. लेकिन तुम कहाँ गलत थे कि तुमने उन लोकेशन के बारे में, उस जगह के बारे में, ये जो जितनी बातें तुमने कही, वो जो टैरो के 21 कार्ड्स हैं, 22 कार्ड्स हैं, और साथ साथ जो हैं, उनकी क्या जिंदगी में हमारे कहाँ जगह है और कैसे जगह बनाई जाती है, तुम्हारे धरती पे किस तरह से है, उस बारे में तुमने कुछ नहीं कहा। तो वहां तुम छूट गए, तुमसे गलती हो गई। दैट इज दे एग्जिस्ट विद इन द रूट्स ऑफ द माइंड। तो बेसिकली ये है कि ये सारी चीजें जो हैं, इनकी शुरुआत या इनकी जगह सब हमारे रूट ऑफ द माइंड में होती है, हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। अगर आपको याद होगा, सेशन के शुरुआत में मैं पास से अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रही थी कि शायद मुझे ऐसा लगा, मैंने बहुत कॉन्टेम्पलेट किया और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी चेतना के विस्तार में रोड़े खुद ही अटका रही हूं। क्योंकि जब मैंने उस बारे में मेडिटेट किया तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं अपने मन में सोच रही हूं कि मेरे जो अपने हैं वो, क्योंकि अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली हैं, वो नहीं जागे हैं, तो उनको मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर वो किसी और डेंसिटी में या किसी और ग्रह पे चले गए तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। तो जब मैं कहती हूँ कि ये शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड, अगर आपने लॉ ऑफ वन के सारे सेशंस देखे हैं तो मैं एक सेशन में इसे बहुत गहराई से पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डायग्राम के साथ कि ये आपके रूट ऑफ द माइंड में पीछे की तरफ आपके दिमाग में होता है। तो रा कहता है तुम ये बताना भूल गए कि असल में ये तुम्हारा शारीरिक हो, दिमागी हो, आध्यात्मिक हो, ये है तो सब कुछ तुम्हारे रूट ऑफ द माइंड में। And it is from this resource that their guiding influence and leitmotifs may be traced. In this context, leitmotif can be defined as an element that is frequently repeated in a work and often serves as a guiding or central theme or element within the work. तो वो कहता है कि जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो पहले तो आप अपने दिमाग में सोचोगे ना, दिमाग में क्रिएट करोगे।
आपको उसका कैसा अनुभव चाहिए, या आप ट्रैवल पे जा रहे हो, वो आप पहले सब कुछ दिमाग में होगा। तो वही राह कह रहा है कि तुमने ये नहीं कहा कि सब कुछ दिमाग में होगा, दिमाग में इसकी शुरुआत होगी। और यहां से जब कोई बार बार चीज जैसे आपकी जिंदगी में होती है, अगर मुझे किसी ने 3 बार मुझसे कह दिया कि आई हेट यू और आई डोंट लाइक यू, तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार मैं माफ कर दूंगी, दूसरी बार मैं शायद फिर माफ कर दूं, तीसरी बार के बाद तो मेरे दिमाग में ही बैठ जाएगा कि नहीं नहीं, ये तो भले उसने मजाक में कहा हो, नहीं नहीं ये तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है या करती ही नहीं है, ये तो मुझसे नफरत करती है। तो मैं अपना बिहेवियर उस हिसाब से करने लग जाऊंगी। तो वो कहता है कि कई बार तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ सिस्टम बैठ जाते हैं, यहाँ पे अगर वो ये कह रहा है फ्रीक्वेंटली रिपीटेड ऑफन सर्व्स एज गाइडिंग और सेंट्रल थीम, बेसिकली वो मोटा मोटी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे दिमाग में जो बिलीफ सिस्टम बैठ जाते हैं, उसके हिसाब से तुम्हारे अनुभव होते हैं, तुम्हारी सोच होती है। यू मे फर्दर नोट दैट ईच फाउंडेशन इज, और उसी के बिना पे तुम हर चीज की नींव रखते हो। वो तुम्हारी नींव की भी नींव है, is itself not a single but a complex of concepts। वो कहता है तुम जो भी नींव बना रहे हो वो बहुत सारी चीजों का मिला जुला मिश्रण है, जिससे तुम्हारी सोच बनती है, तुम्हारे अनुभव बनते हैं, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिल्डिंग बना रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि मजबूत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के रूट ऑफ द माइंड में बैठा हुआ है कि भाई आंधी तूफान आ सकता है, दुश्मन आ सकता है, तो दरवाजा भी चाहिए, दरवाजे पे ताला भी चाहिए। और अगर मैं वो बिल्डिंग बना रही हूँ तो और मैं उसमें एसी लगा रही हूँ या घर में एसी लगा रही हूँ, तो मैं सोचूंगी नहीं नहीं गर्मी होती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है कि बिल्डिंग इस तरह से नहीं बन सकती कि उसमें एसी की या हीटर की जरूरत ना पड़े, जो कि गलत है। ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से बन सकती है, लेकिन हम लोगों को उसका अनुभव नहीं है, हम लोगों को ये सिखाया नहीं गया है, इसलिए हमें नहीं पता। अगर मैं अपने ट्रैवल के लिए कोई अनुभव का सोचती हूँ, तो एक शहर में रहती हूँ तो मैं जंगल में जाना चाहती हूँ। शायद जो लोग गांव में रहते हैं वो जब ट्रैवल करना चाहते हो तो वो बोले हम कुछ नया देखें, तो वो शहरों की तरफ भागते हो। तो ये सब कुछ आपके जो अनुभव हैं, ये आपके रूट ऑफ द माइंड में है। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मुझे इस घर में अपने लिए 1 मिनट नहीं मिलता, मुझे छुट्टी पे जाना है ताकि मैं चैन से बैठ के वहां पे किताब पढ़ सकूं, सांस ले सकूं, साइलेंस सुन सकूं नेचर का, आराम से बैठ के अपना चाय का कप बिना किसी टिंग टांग के सुन पढ़ पी सकूं, तो कायदे में घर में भी हो सकता है। लेकिन ये मेरे दिमाग में है ना कि नहीं, मुझे वहां ज्यादा मजा आएगा। ये सब बिलीफ सिस्टम्स हैं। Furthermore, there are relationships betwixt mind, body, and spirit of the same location in octave. For instance, 1, 8, 15. 1, 8, 15. Okay, wow. फिर वो कहता है कि कुछ हर आपका जो माइंड बॉडी स्पिरिट है, अगर आपको याद होगा उसने कहा पहले 7 कार्ड 0 से 7 तक माइंड से रिलेटेड है, 8 से 14 तक बॉडी से रिलेटेड है, 15 से लेके 21 तक अध्यात्म से रिलेटेड है। तो माइंड का पहला 1, बॉडी का पहला 8, स्पिरिट का पहला 15, ये जो कार्ड्स हैं इनकी जो लोकेशन है, जो जगह है, ये एक ही है ऑक्टेव की, मतलब 8 की। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 0 से 7 8 पत्ते होते हैं, 8 से 14 पत्ते 8 पत्ते होते हैं। और हालांकि वो 7 बोलता है लेकिन 8 पत्ते होते हैं। और 15 से 21 भी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, सॉरी 7 पत्ते होते हैं, 7 और 7। सिर्फ जो 1 है उसके अंदर एक्चुअली 8 पत्ते होते हैं, क्योंकि उसमें 0 कार्ड एक होता है जो फूल आर्किटाइप था, जो अगर आपको याद होगा 2-3 सेशन पहले मैंने बताया था कि वो बच्चा पैदा होता है, मतलब छुट्टी पे जाना है मुझे, हॉलिडे पे, ये ख्याल जब पैदा होता है तो वो फूल आर्किटाइप है। मुझे एक घर बनाना है, वो फूल आर्किटाइप है, वो ख्याल दिमाग में आना।
तो इसलिए उसका वजूद नहीं माना जाता, 1 से 7 तक ही माना जाता है। एंड रिलेशनशिप विद इन ईच ऑक्टेव विच आर हेल्पफुल इन द परस्यूट ऑफ द चॉइस। ओ माय गॉड, ये कितना, इतनी गहराई से इसने टैरो को यहाँ समझा दिया है। अब मुझे लगता है मुझे कार्ड्स ही एक दिन निकाल के समझाने पड़ेंगे। वो कहता है कि इन सब कार्ड्स में 1 जो कार्ड है वो है मैजिशियन। मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट। मैम मैं आपको सही बताऊं, हाँ, अच्छा कि ये सेशन मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया कि मैं आप करो। मैम ये सही सीरियसली इसको समझना बहुत मुश्किल है, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुझे भी लग रहा है। अगर आपके पास अ, कार्ड्स हैं तो कार्ड्स दिखा दिखा के अगर आप करोगे ना, दैट वुड बी अरे बेटर। आप लाइव आ जाओ फिर जब करो। आपने मुझे बोला ना 15 मिनट में आ रहा हूँ, मैं तभी समझ गई थी कि इस सेशन में ना ऐसा ही कुछ है, तभी आपने मुझे हैंड ओवर किया है, तभी आ गया था मेरे दिमाग में। अच्छा, ये रहा कार्ड नंबर 1। ओके, मतलब आप पता नहीं मुझे क्या समझते हो। अच्छा, ये है कार्ड नंबर 0 जो फूल है। अब मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ, जब इंसान पैदा होता है तो इस झोले में अपने पिछले जन्म के बिलीफ सिस्टम्स और कर्मा लेके पैदा होता है। और जो उसका सोल होता है, इसके अंदर जो बनियान है, पीले रोब के अंदर वाइट बनियान है, या सफेद फूल पकड़ा है, सफेद कुत्ता है, ये तो उसका गार्डियन एंजल है। ये जो सफेद है ये उसकी प्योरिटी ऑफ सोल है, उसका सोल बहुत प्योर होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके मन में कोई द्वेष वेष नहीं होता। और सन चमक रहा है, इसका मतलब कि वो डिवाइन ब्लेसिंग होती है। लेकिन ये पैदा हुआ है बच्चा, ये एक आपके दिमाग में ख्याल पैदा हुआ है, चाहे वो जर्नी का हो चाहे किसी चीज का हो। 1 कार्ड जो वो यहाँ पर बोला, मैजिशियन, जब आपने उस बारे में कुछ करना शुरू किया। अच्छा, हॉलिडे पे जाना है, चलो चेक करते हैं कहाँ जाना है, कौन सी जगह जाना है, मुझे किस तरह का अनुभव चाहिए। आपके सामने चॉइस है, आपको पैसे खर्चने हैं, मतलब महंगी जगह जाना है, आपको वो जगह जाना है जो आपको, जिससे आपको बहुत प्यार है, वहां जाना है जहां आपको बिजनेस करना है, या वहां जाना है जो आपके क्रिएटिव माइंड को एक्साइट करती है। ये जो 4 चीजें यहाँ पर टेबल पे पड़ी दिख रही हैं आपको, ये टैरो कार्ड के 4 सूट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर टैरो कार्ड आधारित है। उसके बाद आ जाते हैं हम कार्ड नंबर 8 पे। अ, ये है कार्ड नंबर 8। आपको तो जाना है, और बीवी बोल रही है मुझे यहाँ नहीं वहां जाना है। तो पा बोलते हैं अच्छा मान जा मेरी बन्नो, मेरी रानी, तू जो बोलेगी मैं तुझे ले दूंगा। बीवी बोलती है नहीं ना पा, अच्छा तुम चलो तो सही, चलो आओ सो जाएं, बहुत लेट हो गया, मैं तुम्हें मना लूंगी। तो ये पा की बीवी उनको यहाँ मना रही है। ये हो गया कार्ड नंबर 8। उसके बाद आता है आ, आ, तो पा चले गए बेचारे सोने। चलो ठीक है, सुबह देखते हैं। वहां जाके अंदर बीवी ने तो जो मस्का लगाया पा को, आजा मेरे बेटे, अपने क्या कहते हैं, वो लोटे में उतार लिया। अब पा बोले अच्छा चल, अब मैं तेरी नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा, ठीक है तू जहां बोलती वहां चलते हैं। डेविल कार्ड, ये है कार्ड नंबर 15। डेविल कार्ड है बेसिकली आपके कर्म। ये है आपका शनि, जो आपके कर्मों को देख रहा है। गलत कर्म करोगे तो उसके हाथ में ये डंडा है आग का, जिससे वो सजा देगा। अच्छे कर्म करोगे तो आपको गिफ्ट देगा। और यहाँ आपके अटैचमेंट्स हैं जो आप निकाल के जा सकते हो, लेकिन जिंदगी से और रिश्तों से आप बंधे हुए हो, जिम्मेदारियों से बंधे हुए हो। तो ये हो गए आपके कार्ड नंबर 1, 8 एंड 15। तो आ, ये आपके माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स को एक तरह से जोड़े रखते हैं। जिस तरह से ये 3 कार्ड, सिर्फ 3 कार्ड, 78 कार्ड्स में से मैंने 3 कार्ड खोले और वो एक कहानी बन गए। इस तरह से टैरो के हर कार्ड में कहानी बन जाती है।
और कहानी सामने आ जाती। The logos under which these foundations stand is one of free will. ये जो सारी बुनियाद और नींव रखी गई है, लोगोस अंडर विच दिस, ये जो रखी गई है, इसके दारो मदार पे तुम्हारी धरती या तुम्हारा सूर्य टिका हुआ है, वो है फ्री विल। के इंसान की फ्री विल क्या है, या धरती की फ्री विल क्या है, या पेड़ पौधों की, कुत्ते बिल्ली की फ्री विल क्या है। अब तुम चले जा रहे थे सड़क से, बहुत मन कर रहा है पान खाने का, चल पान खा के आते हैं, रात को खाना खाने के बाद टहलने निकले। अब वो बेचारा कुत्ता सो रहा था, तुम्हारी आवाज से उठ गया, अब उसकी फ्री विल है कि उसको तुम्हें काटना है या तुम्हें भौंकना है, और तुम भागो कि कोई आ ना जाए काटने। वो उसकी फ्री विल थी, ये तुम्हारी फ्री विल है। ये धरती की फ्री विल थी, ये सूरज की फ्री विल है कि अब रात होनी चाहिए। ये धरती की फ्री विल है कि अब पेड़ पौधे और पंछी सोने चाहिए। तो फ्री विल के आधार पे ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, तुम्हारा लोगोस भी उसी नींव पे टिका हुआ है। Thusly, the foundations may be seen to have unique facets and relationships for each mind-body-spirit complex. Only 22. The choice is relatively fixed and single. 22 तरह के चॉइस दिए हैं तुम्हें ईश्वर ने, ये फिक्स्ड हैं। तुम या तो अटैचमेंट कर लो, या तुम बहला लो फुसला लो, या तुम मैजिशियन की तरह अपनी मनमर्जी कर लो, या तुम फूल की तरह निकल पड़ो, देखी जाएगी। जैसे अब मैं निकल पड़ी हूँ, वो वहां से आ तो जाऊंगी वापस विंसर से, उसके बाद देखी जाएगी, ठीक है, कोई टिकट बुक नहीं की, कोई बुकिंग नहीं की, जो मैंने कभी नहीं किया, निकल पड़ी, देखी जाएगी। वो है फूल। इस तरह के 22 तरह के आर्किटाइप्स हैं माइंड के, दिमाग। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक इंसान, okay, this is only one example that I'm going to give you, I'm not going to talk about the others, क्योंकि टैरो सिखाने के पैसे लेती हूं मैं बस। तो 15 तारीख को अगर कोई पैदा हुआ है, ये कार्ड नंबर है 15, नहीं, एक मिनट, 22 तारीख को पैदा हुए हैं ना, हम 22 तारीख की बात करते हैं। ओ, अच्छा, तो ये है नहीं, वर्ल्ड कार्ड 21 है। 22वां जो कार्ड है ना, असल में वो पहले जमाने में वर्ल्ड के बाद फूल आता था, मतलब वर्ल्ड में, वर्ल्ड कार्ड में आपकी मौत हो जाती है, फूल कार्ड में आप पैदा होते हो। आगे चल के लोगों ने उसे 22 को 0 पे ले आए और फूल कार्ड को 22 से 0 कर दिया। लेकिन आज भी कुछ डेक्स में फूल कार्ड 22 नंबर पे होता है। तो पा है 22 नंबर के। अब पहले तो इसका नाम ही पढ़ लो, फूल। बिल्कुल ही बुद्धू, मतलब दिल से काम लेते हैं। कई बार ऐसी बेवकूफियां भी कर जाते हैं और बाद में इनको ये भी नहीं रियलाइज होता कि मुझे पछताना भी चाहिए, क्योंकि इन्हें अपनी गलती ही नहीं दिखती, क्योंकि ये बहुत भोलेपन में करते हैं, भोलेपन में, इमोशंस में बह के कर लेते हैं। दूसरा, निकल पड़ते हैं, चलो आ जाओ, आप देखेंगे, हम चलते हैं, मैं आपको यहाँ ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा। ट्रैवल करने का इन्हें बहुत शौक है, पहाड़ों, ये पीछे पहाड़ है, पहाड़ों का इन्हें बहुत शौक है, जानवर इन्हें बहुत पसंद है, करनी इन्होंने अपनी मन मर्जी है। भले ये बोले नहीं, ये लॉ ऑफ वन ने इनको फ्री विल सिखा दी है, वो अलग बात है, लेकिन इनका बस चले तो करनी इन्हें अपनी मनमर्जी। झोला ये पिछले जन्म से जो उठा के लाए हैं। अब जब मैं फूल कहती हूं तो अंदर सफेद जो पहन रखा है, दिल के बड़े साफ हैं, दिल के बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये जो पिछले जन्म का झोला उठा के लाए हैं ना, जितने लोगों से ये अपनी जिंदगी में मिले हैं, मिल रहे हैं या आगे मिलेंगे, वो सब इनके पिछले जन्म के रिश्ते हैं और कर्म हैं। ये जो यहाँ पर कुत्ता आपको दिख रहा है, जब वक्त आता है, कभी खुदा ना करे कभी इन्हें किसी चीज की जरूरत भी पड़ जाए, इनके बोलने से पहले वो चीज हाजिर हो जाती है या मदद करने वाला इंसान हाजिर हो जाता है, इन्हें मिल ही जाता है, इनकी इच्छा पीछे नहीं रहती। उसके अलावा ये कई बार कुछ काम करने से पहले सोचते भी नहीं है कि आ, कर रहा हूं प्रोजेक्ट, चलो देखी जाएगी,
कई बार ये भी हो सकता है कि ये खाई में गिर जाएं, लेकिन अगर गिर भी गए तो इन्होंने उठना है, अपने कपड़े झाड़ने हैं, और अगर टांग वांग टूट भी गई तो ये डंडा पड़ा ही है, उसको पकड़ के आगे चल पड़ेंगे फिर। ये वैसे हैं। रंग पीला है, सूरज चमक रहा है, ये हमेशा खुश रहते हैं। अंदर से इनके जितने मर्जी ये रो रहे हों या दुखी हों या अकेले हों, हमेशा अकेले चलते हैं जिंदगी में। इनके आसपास 5000 लोग भी होंगे ना, ये खुद को अकेला महसूस करेंगे। इन्हें ऐसे लगेगा कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। और लेकिन बाहर से ये हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हंसते हुए रहेंगे। पा, मैंने कुछ गलत कहा? एक एक चीज एब्सोल्युटली परफेक्ट है, पूरी जो आपने बताई है एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो ये टैरो कार्ड का एक कार्ड मैंने आपको समझाया, तो आधी तो ट्रेनिंग मैंने आपको यहीं दे दी। इसके अलावा हाँ, एक चीज रह गई। इस कार्ड का नंबर 0 है और इस कार्ड का नंबर 22 भी है। पा को जानवरों से और धरती से बहुत लगाव है। ये बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि इन्हें धरती से लगाव है। जमीन इनके पैर इनके जमीन पे हैं। इन्हें मतलब लॉजिक इस्तेमाल करते हैं और लॉजिकली जो भी काम करते हैं वो थोड़ा सा लॉजिक काफी इस्तेमाल करते हैं। सेंसिटिव बहुत हैं क्योंकि 22 नंबर, अभी इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ईगो है। जब मैं कहती हूँ कि जो मैं कहूँ, जैसा मैं चाहूं वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस इंसान को तो अकेले चलने की आदत है। इसको तो लोगों को साथ लेके चलने की आदत ही नहीं है। ये तो हमेशा अकेले ही पैदा हुआ, अकेले ही मरा और अकेले ही चला है, भीड़ में भी अकेला है। तो इसे तो अपने हिसाब से चलने की आदत है। वैसे मतलब तो कुछ कहने वाली थी, छोड़ो। तो ईगो भी है, ये मत समझना। इसका मुंडी देखना कहाँ है, ऊपर आसमान में। बस मैं ही हूं दुनिया में और कोई है ही नहीं। नीचे भले खाई में गिर जाए, देख ही नहीं रहे। ईगो की वजह से कई बार चोट भी खाई है, लेकिन ईगो है तो है। तो इस तरह से ये होता है। एक आर्किटाइप ऑफ माइंड बताया मैंने, ये एक आर्किटाइप ऑफ माइंड है। और रा ने ये बताया कि इस तरह के 22 होते हैं। और अब रा तो सही बता रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे रा, लेकिन अनगिनत होते हैं। एक्चुअली सिर्फ 22 नहीं होते, क्योंकि आप सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ पे पैदा नहीं हुए। आपका मंथ भी होता है, आपका ईयर भी होता है, आपके फुल डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी होता है, आपका वो क्या कहते हैं, नाम भी होता है, नाम के अक्षर भी होते हैं। और वो जितने नंबर्स हैं, वो कुल मिला के जब उसको आप ऐड भी करोगे तो वो 9 तक ही आएंगे। तो कुल मिला के इन 22 कार्ड्स में वो मिलता जुलता आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। तो उस हिसाब से ये कह रहा है। और इन सबके अंदर मिलजुल के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। इज रिलेटिवली फिक्स्ड एंड सिंगल, क्योंकि कोई भी नंबर हो वो सिंगल डिजिट पे आ ही जाता है। आमतौर पे कहा जाता है कि हमारे 9 चक्र हैं, लेकिन 11वां चक्र भी है और 22 चक्र भी हैं। तो हमारे 7वें चक्र के बाद 8वां, 8वें के बाद 9वां, 9वें के बाद 11वां, 10, 11 और 22 तक जाती है ये श्रृंखला आपके सर के ऊपर। और आपके पैरों के नीचे भी चक्र होते हैं, वो अलग। तो डॉन कहता है, आई एम probably having a problem with the concept of time since it appears that the logos were aware of the polarization choice. मुझे
ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट बनाया है ना धरती पे, मुझे इससे थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोगोस को, मतलब सूरज को, सही और गलत, मतलब कि दिन और रात, रोशनी और अंधेरा, अच्छा और बुरा, सही और गलत, इन दोनों चीजों में फर्क और उसकी चुनने की फ्री विल के बारे में तो पता था. It seems that this choice for polarization at the end of third density is an important philosophical plan for the experience past third density. Oh, तो ये जो सही और गलत के बीच में चुनना, रोशनी या अंधेरा, सफेद या काला, ये जो चुनने की जो बात है, ये आध्यात्मिक तौर पे तीसरी घनिष्ठता के अनुभवों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है कि वो इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुन लें और उसके हिसाब से अपने कर्म करें. Am I correct in assuming that this process is a process to create the proper or the desired experience that will take place in the creation after third density is complete? क्या मैं ये मानूं तो क्या ये सही होगा कि ये जो पूरा तौर तरीका चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस मतलब अनुभव चल रहा है, मतलब जैसे प्रोसेस एज इन आपको सब्जी बनानी है, तो आपने सब्जी खरीदी, काटी, चढ़ाई गैस पे, तड़का दिया, उसके बाद वो सब्जी बनी, वो पूरे श्रृंखला को प्रोसेस कहा जाता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है चुनने का और अपने कर्म करने का, आध्यात्मिक लेवल पे सही तरीके से और अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने अनुभवों का एहसास कर सकें, जो आगे जाके तीसरी घनिष्ठता के बाद, इस तीसरी घनिष्ठता में आप जो भी साइड चूज करते हैं उसे पूरी तरह से अनुभव कर लें, क्योंकि आगे जाके चौथी घनिष्ठता में ये काम आने वाला है. Am I correct in assuming that this process is a process to create the proper or desired experience? और वहां ये दारोमदार है, नींव है उस अनुभव की जो आपको आगे चौथी घनिष्ठता में होगा. तो आप यहाँ पर क्या करते हो उस पे निर्भर करेगा कि आगे चौथी घनिष्ठता में आपके साथ क्या होगा और आपके कैसे अनुभव होंगे. तो रा कहता है कि these philosophical foundations are those of third density. ये जो आध्यात्मिक नींव या डली हुई है या डाल रहे हो, ये तीसरी घनिष्ठता की है. Above this density there remains a recognition of the architecture of the logos, but without the veils which are so integral a part of the process of making the choice in third density. तो बेसिकली रा उसको कह रहा है कि तुम गलत कह रहे हो, ये जो तुम्हारी जो नींव डालने का और आध्यात्मिक तौर तरीके पे कर्म करने का जो तुम्हारा नींव तुम डाल रहे हो, ये सिर्फ तीसरी घनिष्ठता में हो रहा है. इसके बाद की घनिष्ठताओं में ईश्वर, यहाँ पे इस घनिष्ठताओं में तो पर्दा लगा हुआ है, तो तुम अपनी पिछली जिंदगी और सब कुछ भूल जाते हो, ईश्वर को भी भूल जाते हो, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट भी भूल जाते हो कि तुमने क्या माध्यम लगाए. लेकिन चौथी घनिष्ठताओं में तो ये पर्दा है ही नहीं, तो तुम्हें तो सब कुछ याद रहता है और वहां पर तुम सही मायने में ईश्वर क्या है, उसको कैसे पाना है, उससे कैसे मिलना है, वो कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें जानने और समझने लगते हो. Architecture of the logos, but without the veils, which are so integral a part of the process of making in the third density. फिर डॉन पूछता है, the specific question that I had was that it seems to me that the choice was planned to create intense polarization past third density, so that experience would be intense past third density. तो मेरा ये सवाल था कि मुझे ऐसा लगा कि थर्ड डेंसिटी के बाद बहुत ही तीव्र पोलराइजेशन, मतलब आप अच्छी तरफ जाते हो या बुरे तरफ जाते हो, ये जो आपके अनुभव होंगे वो दृढ़ता से, सही तरीके से, पक्की तरीके से
उसको पक्का करने के लिए, करेक्ट मी पा इफ आई एम रॉन्ग, आप थर्ड डेंसिटी में ये चॉइस करते हो और यहाँ पे वो कर्म करते हो, दैट द चॉइस वाज प्लान टू क्रिएट इंटेंस पोलराइजेशन पास थर्ड डेंसिटी। तीसरी घनिष्ठता के बाद इसको पूरी तरह से और गहरी तरीके से आप महसूस करो, अनुभव करो और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जियो। इसीलिए इसे तीसरी घनिष्ठता में बनाया गया, मतलब लोगोस ने ऐसा बनाया कि आप यहाँ पे किस तरफ आपका झुकाव है, उस हिसाब से आप अगली घनिष्ठता में जाओगे। पाम, एम आई राइट? यू कैन टेक ओवर नाउ इफ यू आर देयर। नहीं, इट इज ओके, कैरी ऑन। अच्छा, तो रा कहता है मैंने सही बोला ना लेकिन? हाँ, सही बोल रहे हो। ठीक है, तो रा कहता है गिवन दैट आर इंटरप्रिटेशन ऑफ योर साउंड वाइब्रेशन कॉम्प्लेक्सेस इज अप्रोप्रिएट, दैट इज इनकरेक्ट। रा कहता है तुमने अभी जो कहा, जो शब्द बोले, जो भाषा बोली, मतलब जो भी शब्द इस्तेमाल किए, अगर हम उसे सही समझ रहे हैं तो तुमने जो कहा वो गलत है। The intensity of fourth density is that of the refining of the rough hewn sculpture. कहता है असल में ये होता है कि तीसरी घनिष्ठता में तो तुम सीखते हो, यहां तो तुमने पहाड़ से अभी पत्थर निकाला है, उसको धो के पॉलिश करके जो हीरा निकलेगा वो मतलब वो चौथी घनिष्ठता में होगा। तीसरी घनिष्ठता में तो तुम अभी से पहाड़ तोड़ के उसमें से कोयला और पत्थर निकाल रहे हो, तो अभी यहाँ पे तुम सिर्फ समझ रहे हो, सीख रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो। उस कोयले को हीरा तो चौथी घनिष्ठता में बनाया जाएगा या पत्थर से मूर्ति बनाई जाएगी। This is indeed in its own way quite intense, causing the mind body spirit complex to move ever inward and onward in its quest for fuller expression. ये जो पूरी क्रिया है थर्ड डेंसिटी में पत्थर चुनना, चौथी घनिष्ठता में उसको लेकर जाना और वहां से उसको तराश के मूर्ति बनाना, या उस कोयले की खदान में से उस कोयले के टुकड़े का हीरा बना निकालना, ये जो पूरी क्रिया है ये बहुत ही तीव्र है, बहुत इसकी स्ट्रॉन्ग है और इम्पोर्टेंट है। इंटेंस को क्या बोलते हैं? इंटेंस यहाँ पर तीव्र नहीं है, मतलब यहाँ पे उसका मतलब है कि बहुत ही गूढ़ गूढ़ तरीके से होता है ये, जिससे आपकी जो आपका जो दिमाग, आपका शरीर, आपकी आत्मा, वो जो है वो अंदर की तरफ और ऊपर ऑनवर्ड, मतलब आपकी इस आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़ती है। मतलब आप जितने अंदर जाते हो उतना ईश्वर की तरफ आगे की घनिष्ठताओं में, और डेंसिटीज के जो स्टेप्स होते हैं अलग अलग, 7 स्टेप्स होते हैं हर डेंसिटी में, उसमें आप आगे बढ़ते हो ताकि आप ईश्वर की जो ये जो अनुभव है या उसको जानने का जो आपका अनुभव है उसे पूरी तरीके से क्रिएटिव तरीके से आप उसका आप उसे एक्सप्रेस कर सको, मतलब उसको जता सको, बता सको, या लोगों को सिखा सको, या ईश्वर आपके अंदर आपके थ्रू उसे पूरी तरह से अनुभव कर सके। However, in the third density, the state statue is forged in the fire. तीसरी घनिष्ठता में पत्थर की ये जो मूर्ति होती है उसे यूं समझ लो कि आग में तपाया जा रहा है। जैसे सोना तप के सोना बनता है ना, होता तो वो पत्थर है, उसे आग में तपाया जाता है तो वो सोना बनता है। तो तीसरी घनिष्ठता में ये जो मूर्ति है, ये जो पत्थर से मूर्ति तराशी गई है, इसे तपाया जा रहा है। दिस इज द टाइप ऑफ इंटेंसिटी विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ। ऐसी चीजें, इतने मुश्किल और कड़े इम्तिहान चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में नहीं होते, ये सिर्फ तीसरी में होते हैं। वहां पे तो जिंदगी आसान होती है। तो डॉन कहता है व्हाट आई एम रियली अटेम्प्टिंग। 16 सवाल हो गए, कितना लंबा है ये? अच्छा, 25। पा इसको रोक के दोबारा थोड़ी देर में शुरू करूं क्या? क्यों, 2:30 चलने बज दो रहे ना। हैं। अरे वो तो 2:30। अच्छा। नहीं, 1 मिनट नहीं, मैं वो काम तीन चार करती हूँ। तीन चार सवाल है।
3-4 कहाँ है, 16 है, अभी 25 सवाल हैं, 10 सवाल और हैं। अभी मैंने 16 पढ़ना ठीक है, तो शुरू फिर नहीं दूसरे किया। session- मैं एक काम करती हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करके रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करती हूँ, ऐसा ठीक करती है। हूँ, ताकि वो मैं 2 हिस्सों में डाल